हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर के सवाल पे आ गए। तो उस सवालों की सीरीज में पहले हमने 2 क्लासेस में कुछ सिंपलिस्टिक सवाल किए, जो पढ़ा उसको डायरेक्टली अप्लाई करके देखा। अब ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, इस सवाल में आपको सोचना पड़ेगा। और इस सवाल की खासियत यह है कि मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ये वाली चीज इतनी ज्यादा दिखती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी थ्योरम हो, किसी भी साइंटिस्ट ने कुछ भी बोला हो, वो आपको इसी सवाल के कंसेप्ट में समझ में आएगा। वो क्या है उसको समझेंगे आराम से। तो जो भी कहूंगा अभी बहुत ही आराम से और ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। क्लियर है? अब देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पे इस सवाल को बनाने से पहले ना फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंडा आज सीख लेते हैं कि फिजिक्स का हमारा कंपटीशन का या नॉर्मल सवाल हो, कहीं पे कुछ भी आ जाए ना, तो अगर बस सामने वाला मुझे थ्योरम लिख के दे देना तो फॉर्मूला मैं खुद निकाल दूंगा। क्या मैंने कह दिया? सामने वाला बस मुझे थ्योरम लिख कर दे दे तो फॉर्मूला मैं खुद निकाल लूंगा। वो चीज आज सीखने वाले हैं, तो आपके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, फोकस रखना। अब वो चीज क्या है? वो चीज है प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिस्कस करना। अब क्या है एक एक करके समझते हैं, ठीक है? तो जनरली ये होता है कि आपको किसी थ्योरम के अंदर या कहीं पे भी किसी सवाल के थ्रू आपको अगर ये बोल दिया जाए, ध्यान से सुनना, कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका क्या मतलब है? आपको वो एक स्टेटमेंट लिख के देगा पूरा पूरा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर वो स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता था, y इज प्रोपोर्शनल टू x। दोनों स्टेटमेंट नोट कर लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो मेरा y भी बढ़ रहा है, अगर मैं x को घटा रहा हूं तो मेरा y भी घट रहा है। यानी एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने पे दूसरा भी घट रहा है। तो उस चीज को हमेशा याद रखना। मैथमेटिकली हम ऐसे शो करते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू x। मैंने बोला इसलिए पहले y लिखेंगे। प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, कैसा साइन? समझ लो एक तरीके से इंफिनिटी का इतना हिस्सा आपने खा लिया तो वो प्रोपोर्शनल का साइन बन जाता है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, ये मैथमेटिकली वो जो बोली हुई स्टेटमेंट है ना, उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है? सर अगर आप x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, x को घटाओगे तो y भी घटेगा। तो हमेशा याद रखना कि हम सर प्रोपोर्शनल साइन पे कोई मैथमेटिक्स नहीं जानते, तो इसी वजह से मुझे कुछ और मैथमेटिक्स पे सोचना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो अपने साथ एक बराबर का साइन और एक कांस्टेंट लेकर आता है। क्या मैंने कह दिया? कभी भी अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को एलिमिनेट करूंगा या हटाऊंगा तो वो हमेशा अपने साथ एक कांस्टेंट और एक इज इक्वल टू साइन लेकर आएगा। अब ये किस तरीके से इज इक्वल टू और कांस्टेंट अपने साथ लेकर आएगा उसको समझो यहां पे। तो मान लो इसी इक्वेशन में आपको प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करना है तो क्या होगा? आप y लिख दो, आप x लिख दो। अब आपको पता है सर प्रोपोर्शनल हटेगा तो अपने साथ एक इज इक्वल टू साइन लेकर आएगा, लेकर आ गया। अब ये जो अपने साथ कांस्टेंट लेकर आता है ना, ये कांस्टेंट हमेशा इधर वाले राइट साइड वाले टर्म यानी कि x से मल्टीप्लाइड होगा। ये चीज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हमेशा याद रखना कि कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो अपने साथ एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट k लेकर आता है, और वो कांस्टेंट हमेशा राइट साइड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा। यानी अगर सवाल कह रहा है a इज प्रोपोर्शनल टू b, तो अगर आप अपने मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू k इंटू बी, यानी राइट वाले टर्म के साथ आपके साथ कोई कांस्टेंट किया जाता है। बस ये छोटी सी चीज याद रखना, क्योंकि अब इस पोर्शन पे हम सोच सकते हैं, मैथ्स लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पे कोई मैथ्स नहीं लगा सकते थे। तो ये प्रोपोर्शनल का मैथमेटिकल फॉर्म है, और यहां से इसका एक ग्राफिकल फॉर्म भी हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार सवाल में क्या होगा ना, आपको कोई फिजिक्स का या मैथ्स का सवाल मिलेगा तो वहां पूरी राम कहानी करने के बाद आपको पता लगेगा कि कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला पे कितने सारे ग्राफ प्लॉट होते हैं, क्या देगा कि फॉर्मूला रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ ऐसा क्यों बन गया? कभी सोचा आपने फिजिक्स में? प्योरली डायरेक्टली मैथमेटिक्स है वो। कैसे है तो समझो। कभी भी कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब समझ गए, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी जब दो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाओगे तो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज कौन कौन है? x और y। मान लो मैं अपने x को यानी राइट साइड वाले टर्म को अपने x एक्सिस पे रखता हूं और अपने y को यानी लेफ्ट साइड वाले टर्म को y एक्सिस पे रखता हूं, और कभी भी इनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट।
ये लेक्चर आपके मैथ से ज्यादा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बात पे ध्यान देना। बहुत छोटी सी चीजें बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे, यहां एक बार सीख लोगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि कभी भी हमारा x और y यानी ये जो दो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज थी उनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है और y और x के बीच में ग्राफ में बनाऊं तो हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। अब ये वाली जो चीज मैं यहां बोल रहा था ना कि एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा या एक के घटने पे दूसरा घटेगा, ये मुझे ग्राफ में भी दिख रहा है। देखो मान लो मैं 3 पॉइंट लेता हूं, 1 2 3 पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 2, ये है x इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं x इज इक्वल टू 1 पे y क्या है, तो आप कहोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग y बनाऊंगा तो यहां कहीं आएगा पहला y। अब मैं आपको कहूं x इज इक्वल टू 2 पे जब हम गए तो हम x इज इक्वल टू 1 से बढ़ गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, तो आप कहोगे सर y अब यहां कहीं होगा। और इस y को देख के पता लग रहा है सर कि ये मेरे पिछले वाले y से ज्यादा ऊंचा है यानी ज्यादा बड़ा है, तो सर ये चीज प्रूव होती दिख रही है कि x बढ़े तो y भी बढ़ गया। और भी देख सकते हैं कि x और बढ़ गए तो y और भी ज्यादा बढ़ गया। या फिर हम चाहते तो रिवर्स आ सकते थे कि अगर मेरा x ये है तो y ये है, अगर हम x घट के पीछे है तो y भी घट के नीचे आया। तो ये वाली चीज जो हम यहां से समझ रहे थे मुझे ग्राफ में भी दिख रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो जितनी चीजें आपको बताई ना प्रोपोर्शनल की, याद रखना क्या क्या साइन प्रोपोर्शनल का हटता है तो क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म क्या होता है। क्लियर हो गया। अब देखो अब यहां पे दूसरी बात हम किसकी करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमें क्या बात करनी है उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो देखो इसका क्या मतलब होता है, समझो अब ध्यान से। तो सबसे पहले मतलब समझो, कहीं पे भी मैं लिख रहा हूं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो उसका मतलब यह होता है कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y घटेगा, अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y घटेगा, अगर मैं x को घटा रहा हूं तो y बढ़ेगा। यानी बिल्कुल उल्टा, एक के बढ़ने पे दूसरा घटने लगता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। यानी अगर मैं साइड टू साइड कंपैरिजन करूं थोड़ा सा, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में बोल रहा था तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर यही चीज मैं मैथमेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको कह दूं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है, तो देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको इस तरीके से लिख देना है। इसका क्या मतलब है सर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के। अब जो बात मैंने आपको कही यहां पे आपको ऑब्जर्व हो जाएगी। देखो मैंने आपको क्या कहा, x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, x को घटाएंगे तो y बढ़ेगा। अब ये चीज आपको यहां पे दिख जाएगी। अब ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। x को बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, मान लो x की जगह पे मैं कुछ नंबर डाल रहा हूं और उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो आपको पता है कि 1/x एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर में बढ़ाए जा रहा हूं। तो अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ाए जाऊंगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी, और ये y इसी फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस पूरे फ्रैक्शन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फ्रैक्शन के तो प्रोपोर्शनल है। तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, x के बढ़ने पे फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है और y उस फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, मतलब y भी कम हो रहा है। यानी ये वाली चीज जो मैंने अभी बोली वो प्रूव हो रही है कि सर अगर x बढ़ रहा है तो y मेरा घट रहा है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इस पे मैथमेटिक्स तो लगाई नहीं जा सकती। कहानी वही रहनी है सर कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा अपने साथ एक इज इक्वल टू और कांस्टेंट लेकर आता है। यानी यहां पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो अपने साथ कोई कांस्टेंट और इज इक्वल टू लेकर आएगा, यानी y इज इक्वल टू हम k/x टाइप की चीज बोल देते हैं। और याद रखना इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है। ये जब वहां जाएंगे तो देखेंगे, अभी फिलहाल बस समझो कि ग्राफ दिखता कैसा है। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से, यानी दोनों साइड ग्राफ होता है। ये आपका x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका y एक्सिस पे y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ध्यान से देखते जाना। अभी x की वैल्यू क्या है, कम है। इस x की वैल्यू पे अगर मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर बहुत बड़ी है। फिर मैं धीरे धीरे आगे गया तो मैं x की वैल्यू बढ़ गया, जब मैं यहां से यहां गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन देखो कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। फिर आप आगे जाओगे तो x की वैल्यू और बढ़ी लेकिन y की वैल्यू और घट गई। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर, ये जो बात मैं बोल रहा था ना वो यहां पे समझ में आ रहा है ग्राफ को देख के क्लियरली कि x के बढ़ने पे y घट रहा है, या फिर कह लो x के घटने पे y बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखना ग्राफ क्या होता है आपका, कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इस तरीके का ग्राफ हो तो हमेशा इस तरीके से आप बनाओगे, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है।
अब इस लेक्चर के बाद फिजिक्स में जितना पढ़ लिया है ना, उसको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करना, हर एक रिजल्ट पे तुम बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या इस तरीके से भी सोच सकते थे। तो यहां पे आपने प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा क्लियर किया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से थ्योरम से फिजिक्स के ना इस चीज पे देखो हम समझते हैं कि हमें वो थ्योरम में कभी भी याद करने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे पास बस थ्योरम याद रहता तो मैं फॉर्मूला पे अपने आप चला जाता। कैसे? देखो, आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया था। ओम्स लॉ में आपको क्या बोला गया था? ओम्स लॉ में आपको बोला गया था क्लियरली, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट द एक्सटर्नल पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट। क्या मैं कह रहा हूं? ओम एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ठीक है, मान लो मैं करंट को आई बोल रहा हूं, the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across its ends। वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, मान लो उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपका ओम कह रहे थे कि द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट द एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी देखो, उस थ्योरम से आपको कुछ याद नहीं करना था, बस उस थ्योरम से देखो मैं हर चीज कैसे डिराइव कर दूंगा। तो सवाल के हिसाब से करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट पहले आया वर्ड, उसके बाद वोल्टेज आया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये सवाल ने कहा। यानी यहां से सर ने जो बताया उसको अप्लाई करो कि सर प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k इंटू वी। क्लियर है? और यहीं पे अब देखो क्या करता है सवाल, अब यहीं पे ट्विस्ट करता है। वो क्या कर देता है, आपकी सुविधा के हिसाब से, चूंकि उसको रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी होती है, तो अब देखो क्या करेगा, इसके बाद वो इस k को इस तरफ भेज देता है। तो अगर वो इस k को इस तरफ भेज देगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर v अकेला रह जाएगा, इधर आ जाएगा 1/k इंटू आई, और इसी 1/k को हम R बोलते हैं या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं। इसलिए आपका फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR बनता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, देखो क्या गलती करते हैं कि थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो है करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये नहीं है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, याद रखना। करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो पहले करंट आया तो पहले करंट को लिखेंगे, बाद में प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो लिखने का भी तरीका ये होगा कि करंट पहले आया बाद में वोल्टेज। वो तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख के V इज इक्वल टू IR लिख देते हैं तो आपका टीचर नंबर नहीं काटता, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है, ये ब्लंडर तरीका है। जो आपको तरीका बताया उसी बेसिस पे देखो मैंने थ्योरम को डिराइव किया। तो हमेशा याद रखना, आप किसी भी मैथ्स के थ्योरम में जहां पे प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड आ जाए, आप आराम से इस चीज को क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है, Gm/r²। क्या आपको पता है कि दो बॉडीज के बीच में जो मेरा ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स होता है, या दो बॉडीज के बीच में जो मेरा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आपने थ्योरम में पढ़ा है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and it is inversely proportional to the square of the distance between them। पढ़ा था आपने? अब देखो, अब यही चीज यहां पे अप्लाई करता हूं कि वो थ्योरम बस अगर आपको याद है तो आपने मैथमेटिकल फॉर्म खुद ब खुद लिख लिया सर। अब अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सर, ऊपर m1 m2 है, डिनोमिनेटर में आपका r² है, ये बन गया। अब सर ने सिखाया था कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट को लेके आता है, तो F इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K आया m1 इंटू m2/r², और इसी K को कैपिटल G या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं, और मेरा फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू Gmm/r² या Gm1 m2/r²। याद आ रहा है फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले? क्लियर है? ये चीज आप पढ़ते हो, देखो मैथमेटिकली मैंने डिराइव कर दी, बस तुम मुझे थ्योरम का स्टेटमेंट दो, फॉर्मूला मैं तुमको बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, कभी फॉर्मूला नहीं रटना है। फिजिक्स इज प्योरली मैथमेटिक्स, हमेशा याद रखना। अगर ये सोच के पढ़ोगे ना तो फिजिक्स कभी भी टफ नहीं लगेगा आपको। क्लियर है? यहां पे आपने देख लिया फोर्स के एग्जांपल में, और भी आप चाहो तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो कि दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो k q1q2/r², फॉर्मूला पढ़ते हो ना सर, k q1q2/r²। तो याद करो कुलम्स लॉ ने क्या बोला था, तो कुलम ने कहा था सर कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, and is inversely proportional to the square of the distance between them। अब अगेन फिर से कंबाइन करोगे तो F is directly proportional to Q1 into Q2/r²। तो यहां पे हम बोल देते हैं, अगेन प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो F is equal to K Q1 Q2/r²। क्या यही फॉर्मूला नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अब बार बार आप कहोगे सर हाँ, ये जो कांस्टेंट K आ रहा है ना, ये हर जगह अलग है, ऑब्वियस सी बात है।
ये जो कांस्टेंट के है हर फॉर्मूले में अलग होगा, इसकी एक अलग वैल्यू आएगी। और मैंने आपको क्या बोला, के की वैल्यू हमें अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो चूंकि ये थ्योरम्स जब उन साइंटिस्ट ने बताए तो उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग कंडीशंस पे चीजों को चेक किया, तो वहां से उन्होंने के की वैल्यू एक डिराइव की और वही उस कांस्टेंट की वैल्यू बन जाती थी। ये तरीका होता था। हमेशा आप देखना कि आपके एग्जाम्पल में ये लिखा रहेगा कि द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि जब उस साइंटिस्ट ने फॉर्मूला डिराइव करके रख लिया तो अभी तक उसको उस कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है कि आखिर के की यहां पे वैल्यू क्या है, जी की वहां वैल्यू क्या है। उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करके देखा, तब उसको आइडिया लगा कि अच्छा एक बार में ये डाटा आ रहा है, दूसरी बार में ये डाटा आ रहा है। तो वहां से जब उसने एनालिसिस करके कंपेयर किया तो वो उसके बाद उस कांस्टेंट की वैल्यू पे पहुंचा। तो थीम समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। आप किसी भी थ्योरम में इस चीज को ट्राई करना, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और हमेशा याद रखना, जब मैं कहता हूं ए प्रोपोर्शनल टू बी, तो आपको पहले ए लिखना है, बाद में बी लिखना है। यानी जो मेरे स्टेटमेंट में पहले आया वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आया स्टेटमेंट वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। इस चीज को हमेशा फॉलो करना। क्लियर है? क्यों आपका कोई थ्योरम का सवाल ये नहीं कहता था कि द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन देम? कभी सुना ये लिखा हुआ? आपने क्या देखा? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन देम। ये आपने सुना। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका उसी मेथड से आता है कि जिस तरीके से वो स्टेटमेंट बोला जाता है ना, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी यहीं से आता है। क्लियर रहना इस चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया। क्लैरिटी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर दे रहा हूं, क्योंकि नहीं तो अननेसेसरली लेंदी हो जाएगा लेक्चर। यहां पे बस आपको मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब ब्रह्मास्त्र है। इस चीज को याद रखना, बहुत सारी दिक्कत आपकी हल हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इस सवाल पे वापस से चर्चा करेंगे और देखेंगे जो चीजें पढ़ी यहां पे कैसे अप्लाई हो रही है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे भी लग रहा है कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।